दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा आज आपके बीच में एक विषय लेकर के आया हूं, सरकार के अंग। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है और सबके समायोजन से ही हमारा शरीर उचित कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारी सरकार है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, वो भी अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से एक सुचारू रूप से शासन को संचालित करती है। तो हमारी सरकार के 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका कानून को लागू करना और न्यायपालिका कानून का पालन न करने वालों दंड देना और अन्य प्रकार के कार्य करना। तो ये 3 प्रकार के अंग हैं जिसके द्वारा एक शासन व्यवस्था संचालित होती है। अब हम आज चर्चा करेंगे व्यवस्थापिका के बारे में, जो कानून का निर्माण करती है। तो अगर हम व्यवस्थापिका को देखें तो जिसको भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये जो विधायिका है, ये इसको हम संसद भी कह सकते हैं। तो कानून निर्माण करने की जो व्यवस्थापिका एक अंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हो सकती है और दूसरी प्रकार की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हो सकती है। यानी कि कहीं कहीं देशों में एक सदन की व्यवस्थापिका है, लेकिन हमारे भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका आदि देशों में है। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात हाउस ऑफ द, इसको हम हाउस ऑफ द पीपल और ये काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये 2 जो सदन हमारे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा व लोकसभा होंगे। विश्व के विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि विश्व के अन्य देशों में व्यवस्थापिका को किन किन नामों से जाना जाता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसको संसद कहा जाता है। अमेरिका में कांग्रेस, स्विट्जरलैंड में संघीय सभा और जापान में डाइट। इस प्रकार विभिन्न देशों में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। देखिए अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा, और अगर हम इसका देखा जाए तो इसका गठन कैसे होता है। तो लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, निम्न सदन, इसमें अधिकतम मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो 552 हो सकते हैं। यानी इस प्रकार आप देखें कि 552 सदस्य इसमें हो सकते हैं, और इसमें जो 530 सदस्य हैं वो विभिन्न राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा और सार्वभौम मताधिकार के अनुसार इनका निर्वाचन होता है। 20 सदस्य जो हैं इसके, वो जो केंद्र शासित प्रदेश है
वहां से निर्वाचित होते हैं, और 2 सदस्य जो हैं वो जो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन जो हैं उनको अगर पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है, मनोनीत होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अधिकतर 552 सदस्य इसमें होते हैं, और इस प्रकार से ये लोकसभा गठित होती है। देखिए, ये जो सदस्य हैं ये निर्वाचित हैं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा निर्वाचित हैं, और ये 2 सदस्य जो हैं ये मनोनीत हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो निर्वाचित सदस्य हैं इनकी अलग भूमिका है और मनोनीत सदस्यों की अलग भूमिका है। तो इस प्रकार से लोकसभा का गठन हुआ। अब अगर हम देखें राज्यसभा का गठन कैसे होता है, तो राज्यसभा के लिए जो है वो 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। इसमें 238 सदस्य जो हैं वो जो विभिन्न राज्य हैं उनकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसमें 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते हो उनको मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 250 सदस्य इसमें हो सकते हैं। तो आपने देखा कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है इसमें जो सदस्य होते हैं वो कैसे निर्वाचित होते हैं और कैसे मनोनीत होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इन सदस्यों की जो योग्यताएं हैं कि कैसे सदस्य इसमें हो सकता है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो। कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का या संसद के एक सदन का और विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य साथ साथ नहीं हो सकता है। राज्यसभा को अगर हम देखें तो इसमें 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसमें वे सभी योग्यताएं हों जो संसद अपने कानून द्वारा निर्धारित करे। उम्मीदवार जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा हो उस राज्य के लिए संसद की मतदाता सूची में उसका नाम होना भी आवश्यक है। होती है। अब हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि इनका जो कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल किस प्रकार का है। तो हम लोग इसको अगर देखें तो आप देखिए कि जो लोकसभा है ये 5 वर्ष के लिए बनती है और 5 साल के बाद इसका चुनाव होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, और अनुच्छेद 83 अंडर ब्रैकेट 2 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि आपात घोषणा कर दी गई है तो संसद कानून के द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए अपने कार्यकाल को बढ़ा सकती है, लेकिन आपात घोषणा को समाप्त होने के बाद 6 महीने से ज्यादा ये नहीं रह सकती है। तो इस प्रकार से जो लोकसभा है ये 5 वर्ष के लिए ही बनती है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है जिसके सभी सदस्य एक साथ कभी भी त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं, नहीं खत्म हो सकते हैं, बल्कि प्रत्येक 2 साल इसके 1/3 सदस्य जो है वो कार्य से मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक परमानेंट चलने वाली संस्था है, एक स्थायी सदन है, और लोकसभा जो है ये 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। तो इसका कार्यकाल अगर हम देखें तो इस प्रकार। अब देखिए एक बात इसमें कि जो लोकसभा है इसमें अध्यक्ष और इनके एक उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है संविधान में 90 जो अनुच्छेद इसका है वो 93 के अनुसार। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कैसे होता है। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेती है, और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वो लोकसभा के सदस्य हों, या फिर स्वयं त्यागपत्र न दे दिए हों, या फिर लोकसभा अपने बहुमत से इनको हटा ना दे। राज्यसभा में एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति पदेन होते हैं।
और उपसभापति का चयन राज्यसभा अपने सदस्यों में से करती है। सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा को लोकसभा की भी स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन उपसभापति को हटाने के लिए राज्यसभा अपने ही बहुमत से उसको हटा सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारी लोकसभा है, लोअर हाउस जो है, उसमें 552 सदस्य, और राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस या उच्च सदन, इसमें 250 सदस्य होते हैं। तो अब हमने ये देखने के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि इनकी शक्तियां क्या है, लोकसभा को कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई है और ये किस प्रकार के कार्य करती है, और राज्यसभा को किस प्रकार की शक्तियां हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि लोकसभा के पास क्या क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य है। लोकसभा को जो वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं उसमें अगर हम देखें तो भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण रखती है। वो वार्षिक बजट पास करना और सभी प्रकार के खर्चों की स्वीकृति प्रदान करना, बजट और वित्तीय विधेयकों को प्रस्तुत करना, जहां पर राज्यसभा के पास 14 दिन तक सिफारिश के लिए भेजने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जब मिल जाती है तो ये विधेयक दोनों सदनों से पास समझे जाते हैं। वैधानिक शक्तियों में अगर हम देखें तो संसद की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग लोकसभा ही करती है और उसी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कानून पास नहीं हो सकता है। साधारण विधेयक तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। लोकसभा से पास विधेयक राज्यसभा में जाते हैं, जहां पर तत्पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। राज्यसभा द्वारा विधेयक पास न करने पर या 6 माह तक कोई कार्रवाई न करने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कार्यकारिणी शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्य मंत्रियों उनके कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्रियों को उसका जवाब देना पड़ता है। प्रश्न पूछने के साथ साथ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दिलाती है। मंत्रिपरिषद में अधिकांश सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो प्रश्न पूछकर, बहस में भाग लेकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से मंत्रियों पर नियंत्रण रखती हैं। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव पास करके, निंदा प्रस्ताव पास करके, अविश्वास का प्रस्ताव पास करके भी लोकसभा सदस्य मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा चुनाव संबंधी कार्य अगर हम देखें तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनाव करते हैं और राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर विविध कार्यों में और देखें तो लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल को स्वीकार या रद्द कर सकती है। आपातकालीन घोषणा को 1 माह के अंदर दोनों सदनों का समर्थन आवश्यक है। लोकसभा आपातकाल की घोषणा लागू रहने के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे तो ये लागू नहीं हो सकता। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून भी बना सकती है। राज्यसभा के बारे में अब हम देखते हैं। विधि निर्माण के लिए कोई साधारण विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों ही सदनों की स्वीकृति आवश्यक है अधिनियम बनने के लिए। अगर सदन मतभेद होता है तो 6 माह तक राज्यसभा कोई कार्रवाई नहीं करती तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत से निर्णय लेता है। वित्तीय विधेयकों के संबंध में देखें तो वित्तीय विधेयकों का आरंभ लोकसभा में ही होता है और राज्यसभा इन पर केवल 14 दिन तक ही विचार कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण जो होता है वो केंद्रीय परिषद जो है मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके पदच्युत नहीं कर सकती, वह केवल प्रश्न पूछ सकती है और प्रश्न पूछकर मंत्रियों की आलोचना कर सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने सरकार के 3 अंगों में से एक अंग व्यवस्थापिका के बारे में देखा कि व्यवस्थापिका किस प्रकार से गठित होती है, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या शक्तियां हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।